हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कूल फोरम। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन अपने सिलेबस की होना, अपने कंटेंट की होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से, आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का क्लास 12th के लिए एक रैपिड रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर वाइज अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। एग्जाम में आने वाले कंटेंट, स्पेशली हमारे एग्जाम्स में क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज का बहुत ज्यादा रोल है, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और पूरे के पूरे टॉपिक में जितने भी मेजर कंसेप्ट हैं उन सबको हम रिवाइज करेंगे। ओके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक को कवर करते टाइम अपनी जो नोट्स है, अपनी जो समरी नोट्स बुक है, उसको अपने पास रखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आएंगे प्लीज उसको नोट डाउन करते चलिए। एंड यस, ऑफ कोर्स, अगर कोई भी क्वेरी आपके सामने आती है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड अपना डाउट या क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th के लिए अपना रैपिड रिवीजन। और सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि हम जानते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सिलेबस है, उसमें सबसे पहले चैप्टर में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो आइए उन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा नेशनल इनकम होगा, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, और ये सीरीज पूरी की पूरी हमारी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ आप भी एमसीक्यूज को, ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट करते चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने जो आ गया है वो है, those goods which are satisfied human wants directly are called intermediate goods, consumer goods, capital goods, none of these. Okay, फर्स्ट चैप्टर में नेचर ऑफ गुड्स को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन है। ओके, इसमें हमारे ये सारे के सारे कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड, एंड यूजर वगैरह सब आते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे यहां पर किस चीज पर फोकस डाला गया है? दोज गुड्स विच आर सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जो सीधी सी बात है, अब कंज्यूमर उसको या ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है और इससे फर्दर इसमें अब कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाता है बी, यानी कि कंज्यूमर गुड्स। ओके, देखो एक चीज बिल्कुल साफ साफ है, जब मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करता हूं, आप चाहे तो साथ साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करता हूं तो ये आपके स्टिल स्टिल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं। तो अगर ये अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है इनकी शेप, इनकी क्वालिटी अभी चेंज होना बाकी है, तो ये कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अभी ये प्रोसेस में है। सिमिलरली जब मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करे जाते, ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ये किसके लिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनका कंटिन्यू इस्तेमाल होगा, कंटिन्यू यूज होगा फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? सो सीधी सी बात ये निकल कर आई, वो गुड्स जो डायरेक्टली अब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे उसे कहा जाता है हमारा कंज्यूमर गुड। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपने क्वालिफाई करा कितने तरह के गुड्स होते हैं और इनका क्या अलग अलग रोल रहता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ गया है, Which of the following is not a phase of circular flow of income? पहले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो, मनी फ्लो, इन सब के बारे में हमें बताया हुआ है, जिसमें गुड्स कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर किस तरह से टर्न ऑन होते हैं, ठीक है? और ठीक उसी तरीके से मनी फ्लो में कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास मनी किस तरीके से सर्कुलेट होता है और ऑल्टरनेटिवली दूसरे रास्ते से किस तरीके से आता है, दोनों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा हुआ है। सर्कुलर फ्लो के अंदर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दो पार्ट है, एक है रियल फ्लो और दूसरा है हमारा, यस ऑब्वियसली, मनी फ्लो। जो मनी फ्लो है वो डायरेक्टली हमारा मनी से रिलेटेड है, उसमें बस ये बताया जाता है कि मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे कैसे जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को भी लेकर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर बात करी गई है। तो ओके, तो सर्कुलर फ्लो में दोस्तों किन किन चीजों को लेकर डिस्कशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, ग्रोथ, इसमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहले दोस्तों देखो प्रोडक्शन, अरे प्रोडक्शन की तो बात होती है ना, बिल्कुल बात होती है। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डिस्कशन हो
तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का काम क्या है? गुड्स प्रोड्यूस करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो ऑब्वियसली हमारे सर्कुलर फ्लो में प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन की एग्जिस्टेंस रहती है। एक्सपेंडिचर, यस ऑब्वियसली यहां पर जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देता है तो कंज्यूमर उनको मतलब फ्री में, प्रोड्यूसर क्या गुड्स को सर्विसेज को कंज्यूमर को फ्री में दे देगा? नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ पैसा लेगा, कुछ ना कुछ पेमेंट लेगा। तो खर्चा कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। किसको पहुंचा रहा है? प्रोड्यूसर को पहुंचा रहा है। तो सर एक्सपेंडिचर भी एग्जिस्ट होता है, क्लियर, एक्सपेंडिचर भी एग्जिस्ट होता है। और रही बात इनकम फेस, सर ये भी होगा ना, अगर कंज्यूमर का खर्चा है तो इनकम किसकी हुई? प्रोड्यूसर की। तो एक्सपेंडिचर बोले इनकम बोले एक ही बात होती है, बस कान दूसरी तरफ से पकड़ा है। ओके, तो हमें हमारे सर्कुलर फ्लो में आपका प्रोडक्शन भी दिखता है, एक्सपेंडिचर भी दिखता है, हमारा इनकम भी दिखता है। क्या नहीं होता है? ग्रोथ फेस। क्या नहीं होता है? ग्रोथ फेस। इसका, इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है सर्कुलर फ्लो के साथ। ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ फेस कंट्री के जीडीपी में कितना ओवरऑल चेंज आया है, प्लस में या माइनस में, उस चीज को कैलकुलेट करके डिटरमाइन होता है। सर्कुलर फ्लो से ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, नन ऑफ दीज। ओके, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, अगर हमें गुड्स क्लासिफाई करने को आते हैं कि ये कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, बिल्कुल सिंपल, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी गुड एक कंज्यूमर खरीदता है, कोई भी गुड एक कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है, हाउस होल्ड खरीदता है, दोनों में से कुछ भी आप बोलें, वो हमेशा कंज्यूमर गुड ही होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो हमेशा एक फाइनल गुड ही होगा। ठीक है, तो यहां पे इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में साफ साफ पता चल गया है कि जो राइस है वो हाउस होल्ड ने बाय करे, तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड। वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर यही राइस, मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर मान लीजिए यही राइस एक होटल या एक रेस्टोरेंट या थोड़ा अपना फूड सप्लाई करने वाला, बनाकर सप्लाई करने वाला एक इंसान इसको बाय करता, तो ये कौन सा गुड होता? देखो, अगर होटल खरीद रहा है, अगर एक रेस्टोरेंट खरीद रहा है, कि कोई और खरीद रहा है इस तरह से सर्विसेज देने वाला, तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर होगा। वो क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कंज्यूमर है। मैं फर्दर नॉलेज के लिए आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो गुड या तो कैपिटल गुड होगा या फिर वो इंटरमीडिएट गुड होगा, ये हम जानते हैं। अब इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, अगर वो मशीन है, अगर वो कोई इक्विपमेंट है, मतलब जो गुड है उसका इस्तेमाल फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में होगा, तो आप बोलेंगे कि वो कैपिटल गुड है। ओके, लेकिन वो गुड अगर कैपिटल गुड नहीं है तो ऑब्वियसली वो इंटरमीडिएट गुड होगा। वो कौन से? जो एज अ रॉ मटेरियल खरीदे हैं और उनकी शेप में मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके उनका कुछ और बनाया जाएगा। तो राइस ऑब्वियसली अगर एक होटल खरीदता है तो वो मशीन तो है नहीं कि फर्दर उससे कुछ और प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी हेल्प से एज एन एसेट, नहीं, उससे मॉडिफिकेशन होगा, उससे भाई बिरयानी, पुलाव वगैरह जो भी कुछ बनेगा क्रिएट होगा और सर्व करा जाएगा, तो वो ऑब्वियसली फिर इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आई होप क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इन क्लोज्ड इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड, दोस्तों देखिए, हालांकि आपके सिलेबस में क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में ही लिखा गया है, ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं दी गई है। 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इन डिटेल इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। ओके, बट ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए हमें। देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है, ये 2 मेन सेक्टर्स होते हैं। कंज्यूमर को आप हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर को आप फर्म भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गई, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 मेन सेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जब इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ऐड हो जाती है तो उसको 3 सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। लेकिन कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक क्लोज्ड इकोनॉमी होते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वो सारा का सारा विद इन द कंट्री हो रहा है, कंट्री से बाहर नहीं हो रहा है, बाहर कुछ कोऑर्डिनेशन आपने नहीं बनाया हुआ है, तो इसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कब बन जाएगी? एक इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कब बोलेंगे? जब उसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बनेगा। ओके, तो जब हम इन 3 सेक्टर के साथ ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ देते हैं तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है, बट ये एक ओपन इकोनॉमी होती है। क्लियर?
तो यहां पर हमसे पूछा गया क्लोज्ड इकोनॉमी इसमें कौन सा नहीं होता है? तो हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है वो है डी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, गवर्नमेंट हो, आरओडब्ल्यू हो, 2 सेक्टर इकोनॉमी हो, 3 सेक्टर हो, 4 सेक्टर हो, वटेवर, बैंक हमेशा रहते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ में हमेशा रहते हैं। ये भी एक सेक्टर है लेकिन इसको काउंट नहीं करते, ये एक हेल्पिंग सेक्टर, एक सब्सिडरी सेक्टर है। ओके, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, वो इन चारों के बिहाफ पर ही जज करा जाता है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर कैन इज, अरे सर अब बिल्कुल सिंपल, अभी तो हमने डिस्कस करा। शुगर कौन बनाएगा? सर एक प्रोड्यूसर बनाएगा, एक मिल वाला बनाएगा, शुगर मिल वाला बनाएगा। उसको शुगर कैन खरीदना पड़ेगा, शुगर कैन से ऑब्वियसली वो अपना रस निकालेगा, मोलासेस क्रिएट करेगा, प्रोसेस होता है और उससे शुगर बनेगी। अब शुगर कैन मशीन तो नहीं है ना, एक रॉ मटेरियल है, तो डेफिनेटली ये एक इंटरमीडिएट गुड होगा उस शुगर मिल के लिए जो शुगर को बना रहा है। क्लियर? सिमिलरली ऐसे ही अगर हम बात करें, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं दोस्तों, मान लो शुगर ही खरीदी है। शुगर खरीदी किसने? एक खरीदी रेस्टोरेंट वाले ने या होटल वाले ने, और एक खरीदी हाउस होल्ड ने। तो बताओ किसके लिए क्या होगा? सर आपने ऑलरेडी बता दिया, सिंपल है। अगर शुगर एक होटल वाला खरीद रहा है या एक स्वीट शॉप वाला खरीद रहा है तो वो उससे अभी और गुड्स बनाएगा, तो इसके लिए ये आईजी होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। लेकिन एक हाउस होल्ड खरीदता है तो दी एंड, प्रोसेस का खत्म, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये हमारा क्या नाम है, फाइनल गुड होगा या कंज्यूमर गुड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड, बार्टर सिस्टम हमारा ऑब्वियसली आपने सिलेबस तो कवर कर ही लिया होगा, मनी हमारा एक ऑब्वियसली चैप्टर है, उसमें हम बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? वाटर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा बार्टर सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? देखो, जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल वाला, उसमें सर्कुलर फ्लो के अंदर, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले कि सर जब हम सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर फ्लो में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये 2 चीजें, 2 कंसेप्ट होते हैं। जब मैं मनी फ्लो की बात करता हूं तो उसमें तो ऑब्वियसली कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, गवर्नमेंट है, बैंक है, तो वो भी आ जाते हैं। उसमें मनी का फ्लो बताया गया है कि कंज्यूमर ने सामान खरीदा तो मनी प्रोड्यूसर्स को दिया, प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूमर का जो फैक्टर्स हैं उनकी बेनिफिट उठाया तो उनको फैक्टर पेमेंट्स करी, राइट? लेकिन रियल फ्लो के अंदर सिंपली बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को चली गई और कंज्यूमर्स के जो पास फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स जो हैं प्रोड्यूसर्स के पास आ गए, तो वहां पे गुड्स का लेन देन, फैक्टर्स का लेन देन हो रहा है। यही बार्टर सिस्टम में होता है। तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम देखते हैं वो रियल फ्लो में देखते हैं, मनी फ्लो में नहीं होता। वाटर फ्लो तो ऐसी है, कुछ भी आपका ऑप्शन क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, स्टॉक एंड फ्लो। तो 2 चीजें आप पढ़ते हैं और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, अकाउंटेंसी में भी आप इन चीजों को समझते हैं। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक क्या है? जो मेजर होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपका मेजर हो रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो क्या होता है? जो कैलकुलेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं अकाउंटेंसी का आपका एग्जांपल ले लेता हूं। आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो सीखा ही होगा और उसके साथ आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं, मैं टी शेप बना रहा हूं, ओके, और बैलेंस शीट आप बनाते हैं, क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आप क्या लिखते हैं? यहां पे इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर, या लिखते हैं फॉर द ईयर, इस तरह से लिखते हैं ना। जबकि बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है? एज ऑन डेटेड। क्या लिखा जाता है? एज ऑन डेटेड, इस डेट पर। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपका अपना बिजनेस है, आप जब उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में हुआ कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट या लॉस ऐसे नहीं होता कि भाई आज कितना हुआ प्रॉफिट या आज लॉस कितना हुआ, ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेट होता है।
वो एक ड्यूरेशन होती है। आप 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए एक ड्यूरेशन के लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट या लॉस निकालते हो। ओके, जबकि बैलेंस शीट क्या है, आपके पास जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, उनकी क्या स्टेट है, दैट इज एज ऑन डेटेड। आज क्या है भाई, ठीक है, आज बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर पूरा हो रहा है, तो बैलेंस शीट में आज के हिसाब से एसेट कितनी है, तो आप आज कैलकुलेट करोगे, दैट इज व्हाट एज ऑन डेटेड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक ड्यूरेशन के लिए प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जबकि बैलेंस शीट जो है वो क्या है, वो आज क्या है आपके पास, टुडे व्हाट इज दैट इज व्हाट स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैं पूछूं आपसे, भाई आपसे पूछूं कि भाई आपकी जेब में अभी कितने रुपए पड़े, तो अरे सर जेब में पता नहीं, देखो चलो दिखा डाला, कुछ कुछ निकालेंगे सर, ये 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए पड़े, तो अभी के अभी आपने देखा ना कितने रुपए पड़े। ओके, दैट इज व्हाट स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैं पूछूं आपसे आपकी पॉकेट मनी कितनी है, तो पॉकेट मनी किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे थोड़ी ना होती है, आपको 1 हफ्ते के हिसाब से, 1 महीने के हिसाब से पॉकेट मनी मिलती होगी, तो वो पॉकेट मनी क्या है सर, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है, राइट। तो जो भी चीज एट द पॉइंट कैलकुलेट हो रही है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जो ड्यूरेशन के लिए हो रही है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछा गया इसमें से स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है, पॉपुलेशन, वेल्थ, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो यस, इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक प्रोसेस से थोड़ी निकलती है, एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है तो आज, या 2011 में कितनी थी, या 2021 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी, तो एक पॉइंट पर पॉपुलेशन इवेल्युएट होती है, बढ़ती रहती है, तो ऑब्वियसली वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट या टाइम के हिसाब से आप बताओगे ना, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे ही कैपिटल और वेल्थ, ठीक है, बैलेंस, कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट में आती है। वेल्थ क्या है, आपके पास टोटल मनी कितना है, टोटल आपके पास पैसा कितना है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट होगा। सो ऑल ऑफ दीज आर स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। ये एक नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, बेसिकली 2 वर्ड होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, इसको लेकर आप रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम की थ्योरी में पढ़ते हैं, और उससे एक थ्योरी का काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दो ही चीज होती है, रियल और नॉमिनल। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, है ना। सर हमने सर्कुलर फ्लो में 2 पढ़े, एक पढ़ा रियल फ्लो और एक पढ़ा मनी फ्लो। तो अगर आपने बोला कि रियल फ्लो का दूसरा वाला जो नाम है, अपोजिट जो है, मतलब उसका वही नॉमिनल होता है, तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका मनी फ्लो है उसी को नॉमिनल फ्लो कहा जाएगा। और वैसे भी रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, ये दोनों सेम हो गए। मनी फ्लो, जैसा कि हमने यहां पे पूरा एनालिसिस देखा है, उसका ऑपोजिट आ रहा है, सो आवर आंसर इज मनी फ्लो। ओके, ये चीज याद रखिएगा। कई बार नॉमिनल वर्ड देख के भी परेशान हो गए, अरे यार ये कहां से आ गए, तो हमने पढ़ा नहीं था। आपने पढ़ा है, आपने फ्लो में नहीं पढ़ा तो जीडीपी में पढ़ा है ना, तो वहां से कनेक्ट करो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ इज अ डैश कॉन्सेप्ट। सर अभी पढ़ा, बिल्कुल इजी, जो हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट की बात करी यहां पे हमने। वेल्थ इज अ डैश कंसेप्ट, रियल, फ्लो, फिजिकल, नन ऑफ दीज। सर रियल, फ्लो वगैरह ये सब हमने देखा, फ्लो के अंदर आते हैं। आपने अभी बताया था कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर पहले ही, तो रियल, फ्लो, फिजिकल इसमें से नहीं आएगा। नन ऑफ दी अबव हमारा सही जवाब इसका बनेगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन, बैंक डिपॉजिट्स आर डैश वेरिएबल। बैंक डिपॉजिट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टॉक है, फ्लो है, फिजिकल फ्लोज है, नन ऑफ दीज है। सर बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में जमा पैसा कराया, हमने पैसा जमा कराया, हमारे अकाउंट में इतना पड़ा है, तो वो तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। वो क्या हुआ, स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। देखो समझो बात को। जब हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं बैंक डिपॉजिट की, तो आपने जजमेंट बिल्कुल सही लगाई है। आप चलो इसको इंडिविजुअली देखो, बैंक डिपॉजिट आपका, हालांकि ये बैंक डिपॉजिट बेसिकली एक पर्टिकुलर बैंक के पास एक स्पेसिफिक डेट पर टोटल कितना डिपॉजिट है वो होता है। लेकिन आप वहां से अगर इसको जज नहीं करना चाहते, वहां से समझना नहीं चाहते, तो आप अपना सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे बैंक में कितना डिपॉजिट है।
So that is calculated at a particular day, at a particular point of time. तो definitely it is a stock concept. ये भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट बनेगा. गॉट इट. ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे हमने कुछ एमसीक्यूज पहले चैप्टर से रिलेटेड करें. उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, रिवीजन के लिए हेल्प मिली होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये ट्रू फॉल्स वाला हमारा पॉइंट. अब यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं कुछ ट्रू फॉल्स वाले. हालांकि हमारे सैंपल पेपर में ट्रू फॉल्स को लेकर स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यूज हैं. लेकिन ट्रू फॉल्स मैंने इसलिए डाले हैं कि कई बार 3 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ऑब्वियसली पूरी की पूरी स्टेटमेंट विद रीजंस के साथ ट्रू फॉल्स बना देते हैं. प्लस ट्रू फॉल्स रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल है, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे आपके जो ट्रू फॉल्स है वो भी ऐड करे हैं, उनकी भी हम रिवीजन करेंगे. इंटरमीडिएट गुड्स आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. ध्यान दीजिएगा. देखिए मैं पहले आपको पूरी स्टेटमेंट इसकी बता देता हूं. देखो, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब गुड्स की बात आती है, ठीक है, तो गुड्स हमेशा कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, इन दोनों में से ही खरीदेंगे. या तो कंज्यूमर खरीदेगा या प्रोड्यूसर खरीदेगा. सर कंज्यूमर का काफी हद तक कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है. कंज्यूमर जो गुड्स खरीदते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और या फिर आप इनको फाइनल गुड्स भी कह सकते हो कि भाई अब इससे आगे इसका कोई यूज नहीं होगा. ओके. प्रोड्यूसर जो गुड्स खरीदेंगे उनको हम ऑब्वियसली प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे, है ना. तो ये चीज कवर हो गई, प्रोड्यूसर गुड्स. राइट. प्रोड्यूसर गुड्स को मैंने बताया हम फर्दर 2 पार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, एक डिवाइड करते हैं. एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट. देखो दोस्तों, जब आपका एक प्रोड्यूसर गुड्स खरीद रहा है तो प्रोड्यूसर का काम है गुड्स को बनाना. प्रोड्यूसर का काम क्या है? गुड्स को बनाना. गुड्स बनते हैं 2 चीजों से, मशीन से और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से. मशीन चलेगी सालों साल, लंबे टाइम तक. रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो भी फटाफट से यूज होकर अपना गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जो चीज चलेगी सालों साल वो क्या होती है? ड्यूरेबल. वो क्या होती है? मशीन. वो क्या होती है? कैपिटल गुड्स. तो ये बेसिकली ड्यूरेबल होते हैं, ये लंबे टाइम तक चलते हैं. जबकि इंटरमीडिएट, जैसा कि अभी बताया, फटाफट से यूज होंगे, दूसरे गुड में कन्वर्ट होंगे और अगले प्रोसेस में जाएंगे. तो ये क्या होते हैं? आपके नॉन ड्यूरेबल. ये क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल. ये चीज क्लियर हो गई. अब जरा जज कर लो, ये पूरी टेबल आपके सामने तैयार हो गई. इंटरमीडिएट आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. नहीं सर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई दोस्तों? सर फॉल्स है. इट इज व्हाट? फॉल्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स आपने पूरा का पूरा एक्यूरेटली बता दिया. आप इसको और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो बता सकते हैं कि दैट ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, और ब्रैकेट में आपने मशीन मेंशन कर दिया. इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी बेहतर और भी अच्छी हो जाएगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फाइनल गुड्स मस्ट बी फाइनली कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड. वेरी इंटरेस्टिंग. देखो ये कह रहा 2 गुड्स और जो हम क्लासिफाई करते हैं वो क्या हमारा? यस ऑब्वियसली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स कंज्यूमर ने यूज कर लिया और अब उस खत्म है, इसका प्रोसेस खत्म है. वही स्टेटमेंट कह रही है कि फाइनल गुड्स मस्ट बी फाइनली कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड. दैट्स इट. ये सच है? ये सच है? हाँ सर ये सच है, ट्रू है. लेकिन ये पार्शियल ट्रू है, ये पूरा सच नहीं है. और अगर ये पूरा सच नहीं है ना तो हम आंसर फॉल्स लिखेंगे. पूरा सच क्यों नहीं है? आओ वापस से आ जाओ, या मैं दोबारा बना देता हूं. यहां पे देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक कंज्यूमर गुड्स खरीदता है तो वो फाइनल होगा, वो हमेशा होगा, वो बिल्कुल ठीक है, और स्टेटमेंट भी यही कह रही है. लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स खरीदेगा तो वो कैपिटल गुड्स होंगे या इंटरमीडिएट गुड्स होंगे? दोस्तों प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड्स है उसके, वो फाइनल गुड्स होते हैं. वो क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं. और इंटरमीडिएट गुड्स तो अपना अलग है. ओके. रीजन बीइंग, देखो कैपिटल गुड्स जो हैं या कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो कंज्यूमर ने खरीदे, वो प्रोडक्शन की लाइन क्रॉस कर चुके हैं. कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर ने खरीदे वो भी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे. उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं होगा, उनकी खुद की मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्शन की लाइन से बाहर है. उनमें ट्रैक्टर खरीदा, मशीन खरीदी, थ्रेशर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदी, तो ट्रैक्टर बनके तैयार है,
प्रोड्यूसर ने खरीदा, दैट इज व्हाट आपका फाइनल गुड, कैपिटल गुड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, उससे वो क्रॉप वगैरह उगा रहा है, उसमें जो बीज लगेंगे, फर्टिलाइजर लगेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड है। ओके, तो यहां पे हमारी स्टेटमेंट जो है ये आधी सच है, तो इसको फॉल्स बोला जाएगा। फॉल्स बिकॉज कैपिटल गुड्स परचेज्ड बाय producers are also final goods। ठीक है, इस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट इसमें देंगे। ओके, डन। चलिए अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। वेरी गुड स्टेटमेंट। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। अरे बाबा तू क्यों गिर रहा है? ठीक है, जितने भी आपके कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। सर ये ट्रू है, ये ट्रू है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर, ठीक है लिख दो, बेटर, अच्छी बुरी बात क्या है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अपोजिट स्टेटमेंट है। सर कैसे? अरे वेरी सिंपल, अभी बताया ना। ये क्या है? कैपिटल गुड्स, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों कंबाइंड बेसिस पर क्या बनाते हैं? सर ये कंबाइंड बेसिस पर होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है, तो इसीलिए सारे कैपिटल गुड्स आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में अलग से इंटरमीडिएट गुड्स भी आते हैं, तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। ओके, the same good can be consumer good or capital good for a user। क्या कोई गुड किसी के लिए कंज्यूमर गुड हो सकता है और किसी के लिए आपका कैपिटल गुड्स हो सकता है? यस और नो? द आंसर इज यस, डेफिनेटली सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, खरी खोटी है, बिल्कुल खरी है। कैसे? ध्यान देंगे फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल क्यों, मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा पहले। फॉर एग्जाम्पल काट देते हैं, ठीक है। इफ अ गुड इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, then it is a consumer good। But if purchased by producer, then it can be, ठीक है, शॉर्ट नहीं है, इट कैन बी कैपिटल गुड। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी दो, एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल कार परचेज्ड बाय अ हाउसहोल्ड इज क्या? बोलो सर। कार खरीदी हाउस होल्ड ने, तो हाउस होल्ड खरीदे कुछ भी फाइनली होता है, कंज्यूमर ही होता है। इज अ कंज्यूमर गुड, एंड इफ द सेम कार इज परचेज्ड बाय अ फर्म, या ऑब्लिक करके कर लीजिए ट्रैवल एजेंसी, then it can be a capital good। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें इस चीज पर फोकस करना है कि एंड यूजर कौन है। क्या एंड यूजर कौन है? कार को खरीदा एक हाउस होल्ड ने, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो फाइनल गुड है, उसके लिए वो कंज्यूमर गुड है। उसे खरीदा एक ट्रेवल एजेंसी ने, एक खरीदा फर्म ने, वो अपने ऑफिस में उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए भी फाइनल ही है, कार फाइनल ही है। बट द थिंग इज कि वो उसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या बन गया? कैपिटल गुड। ओके, तो कार हाउस होल्ड ने खरीदी कंज्यूमर गुड, फर्म एजेंसी ने खरीदी कैपिटल गुड। एंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर यही कार एक कार डीलर खरीदता,
क्या कौन खरीदता? कार डीलर। तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि कार डीलर क्या करेगा? कार डीलर के लिए तो स्टॉक, रॉ मटेरियल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेन स्टॉक वर्ड है क्या है? कार ही होती है। तो वो तो खरीदेगा और आगे बेचेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके। सो दैट इज व्हाई कार सबके लिए फिट बैठ गया एग्जांपल में। कंज्यूमर खरीद रहा है, कंज्यूमर गुड। एक प्रोड्यूसर अपने फर्दर यूज के लिए खरीद रहा है, कैपिटल गुड। और कोई अगर आगे बेचने के लिए खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट गुड। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट थोड़ा उल्टा हो गया सर, यहां पे अन होता तो मजा आता ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसमें हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, आप कैसे भी वेरिएशन ला सकते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग more production activities मोर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके, इन्वेस्टमेंट हम इतना बोलते रहते हैं ना, तो व्हाट इज दैट कि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगी, फर्दर जो आपकी इन्वेस्टमेंट के क्या नाम है, ऑप्शंस है, वो क्रिएट होंगे। तो ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्रिएट करती है, और प्रोडक्शन कौन करेगा? लोग करेंगे, तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी राइज होती है। तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक डू नॉट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? देखो सर, हमने दो चीजें पढ़ी, स्टॉक और एक पढ़ा फ्लो। दोनों को आपने डिस्कस कर लिया। सर स्टॉक एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि जो स्टॉक है वो चेंज नहीं होता। तो आपके मन में स्टेटमेंट को पढ़कर कई बार लग सकता है कि हम एट अ पॉइंट पर स्टॉक को मेजर करते हैं तो स्टॉक चेंज नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है। आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओवर टाइम। बैलेंस शीट चेंज, बैलेंस शीट क्या थी? सिंपल सा एग्जांपल याद रखना है। बैलेंस शीट क्या थी? सर वो स्टॉक कॉन्सेप्ट था। क्या वो चेंज नहीं होती? हाँ सर होती है, अगले साल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चेंज होती है। तो यस, चेंज होती है। आपकी जेब में कितने पैसे? सर स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो आपकी जेब में जितने पैसे हमेशा उतने रहेंगे, क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होंगे? हाँ सर चेंज होंगे, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो चेंज होता है, चेंज होता है, दोनों चेंज होते हैं, स्टॉक भी, फ्लो भी। स्टॉक भी चेंज होता है, फ्लो भी चेंज होता है। बात है दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजरमेंट का। आप मेजरमेंट किस कंसेप्ट से करते हो, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखा जाएगा कि स्टेटमेंट हमारी सर फॉल्स हो गई है, और फॉल्स में हम प्रॉपरली बताएंगे कि स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो both change both change over a period of time, over a period of time। ठीक है, क्लियर जी, डन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको जो कॉन्सेप्ट है रिवीजन के नाम पे काफी अच्छे समझ आ रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी अगर होती है तो प्लीज आप उसको क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, गिव रीजन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। एक अलग क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड से आपसे पूछ सकता है, स्टॉक एंड फ्लो से पूछ सकता है। अभी हम आगे करेंगे नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर्स को जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, उसको लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह का कंटेंट हमारा एग्जाम में बनता है। तो हाँ, वैसे अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड से आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं, तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे। मशीन परचेस्ड बाय अ डीलर। डीलर, सर मशीन अगर एक प्रोड्यूसर खरीदता है तो अभी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई है, ये कैपिटल गुड होता है। ठीक है, ये एक हमारा फाइनल गुड होता है। लेकिन अगर डीलर खरीद रहा है तो डीलर का काम क्या है? डीलर मशीन से कुछ प्रोडक्शन थोड़ी ना करेगा, वो तो खरीदा और आगे बेचा, जैसे कार की बात हम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए ये एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है, अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड, सर अभी डिस्कस करा, इट इज अ फाइनल गुड, इट इज अ फाइनल गुड, इट इज अ कंज्यूमर गुड एज वेल। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटर परचेज्ड बाय अ फर्म, प्रिंटर फर्म ने खरीदा, तो फर्म जो है प्रिंटर्स को बेच नहीं रहा है, वो आगे अपना जो बिजनेस के जो प्रिंट आउट्स वगैरह निकलेंगे, फोटो कॉपीज होंगे, उसके लिए उसका इस्तेमाल करा जाएगा। तो मशीन हो गई इनके लिए, ये कैपिटल गुड हो गया। यहां पर भी मशीन है, यहां पर भी मशीन है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, लेकिन ये डीलर था तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड। ये नॉर्मल फर्म है तो इसीलिए कैपिटल गुड। मिल्क परचेस्ड बाय अ शॉपकीपर, शॉपकीपर मिल्क का क्या करेगा?
या तो उससे वो कुछ बनाएगा और आगे बेचेगा, या फिर मिल्क ही बेचेगा। इन बोथ केसेस इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिव रीजन क्लासिफ, हाँ वो उसी तरीके से हो गया। फर्टिलाइजर परचेस्ड बाय अ फार्मर। फार्मर कौन होता है? फार्मर सर प्रोड्यूसर है। फार्मर कौन है? प्रोड्यूसर है, वो चीजें बना रहा है। क्लियर? अब फार्मर अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो वो एक मशीन है जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेगा। ओके, तो वो कैपिटल गुड हो गया। लेकिन दोस्तों फर्टिलाइजर कोई मशीन थोड़ी ना है। फर्टिलाइजर तो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक रॉ मटेरियल समझ लीजिए। सर ये इंटरमीडिएट गुड होगा। ये क्या हुआ सर? ये इंटरमीडिएट गुड होगा। ओके, स्कूल फीस पेड बाय अ स्टूडेंट, ये खर्चा है हाउस होल्ड का, तो ऑब्वियसली ये फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड या फाइनल सर्विसेज बोलेंगे हालांकि यहाँ पे तो। ठीक है, वेजिटेबल परचेज बाय होटल, सर अभी डिस्कस करा था। जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वेजिटेबल को ऑब्वियसली वो कुछ और बना के आगे बेचेंगे। ये इनका इंटरमीडिएट गुड होगा। फोन परचेज बाय अ मोबाइल शॉप, सर इट इज सिमिलर लाइक जो मशीन खरीदी थी डीलर ने, मोबाइल शॉप वाला फोन खरीदेगा आगे बेचेगा, उसके लिए मेन स्टॉक है, इसके लिए क्या बना? इंटरमीडिएट गुड बना। ओके दोस्तों, चलिए तो दैट्स इट। ये हमने अभी पहले चैप्टर, अरे बाप रे मेरे को क्या हो गया एकदम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहला जो बेसिक फंडामेंटल वाला टॉपिक था उसको एक रैपिड फायर मैनर में, रैपिड रिवीजन में अपने कंटेंट को कवर करा। इसमें दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आपके सामने आता है तो प्लीज जरा मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। और ऑब्वियसली इस तरह से हमारी सारी सीरीज चैनल पे आने वाली है, चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स और बीएसटी दोनों का आने वाला है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो ऑब्वियसली रिलेटेड होगा किससे? नेशनल इनकम से। ओके, तो प्लीज टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।